my dear friends. How are you? I hope you all are fine. Welcome to my channel Law Scholar and Legal Issues. I am Advocate Vanita. I am presenting here today with another important topic of IPC. In the previous class, we have already discussed about the common intention. In that lecture, we have already discussed the various ingredients and various aspects of Section 34. In today's lecture, we will discuss about the remaining chapter, remaining topic, remaining concepts of common intention. In today's class, we will also revise the previous lecture also. जो प्रीवियस लेक्चर मैंने करवाया उसको मैं थोड़ा सा रिवाइज भी करवाऊंगी और आज वाला लेक्चर जो हम कॉमन इंटेंशन पर अपना पूरा का पूरा टॉपिक क्लियर कर लेंगे, पूरा का पूरा टॉपिक कवर कर लेंगे और ये हमारा कंसेप्ट आज क्लियर हो जाएगा। जो नेक्स्ट क्लास होगी वो फिर जो डेफिनेशंस के जो अलग अलग सेक्शंस कुछ रह गए हैं उनको हम डिस्कस करेंगे और इससे हमारा जो जनरल एक्सप्लेनेशन का चैप्टर 2 है वो कवर हो जाएगा। चलो आज का लेक्चर हम स्टार्ट करते हैं। जो लास्ट क्लास में हमने कॉमन इंटेंशन का किया था उसमें जो हम कुछ एक कंसेप्ट रिवाइज कर लेते हैं। रिवाइज मतलब हेडिंग वाइज रिवाइज करेंगे, डिटेल में रिवीजन नहीं करेंगे। डिटेल में रिवीजन करने से क्या है कि हमारा जो लेक्चर है काफ़ी ज़्यादा लेंथी हो जाता है और इतना लेंथी लेक्चर की जो हमारा एक्चुअल कंसेप्ट है वो थोड़ा सा पीछे छूट जाता है। तो आज हम क्या करेंगे, थोड़ा थोड़ा ऊपर से ही इसे रिवाइज कर लेंगे। हमने जो लास्ट क्लासेज हमारी हो गई हैं कॉमन इंटेंशन के रिगार्डिंग 2 क्लासेज हो चुकी हैं और उसमें हमने वाइकेरियस लायबिलिटी और कॉमन इंटेंशन को अच्छे से डिस्कस कर लिया था। वाइकेरियस लायबिलिटी मैंने बता दिया था कि किसी व्यक्ति द्वारा अगर एक्ट नहीं भी किया जाता तब भी उसकी लायबिलिटी अराइज हो जाती है, दैट इज़ कॉल्ड वाइकेरियस लायबिलिटी। इसे आप एक्टस रियस का एक एक्सेप्शन कह सकते हैं और जब मेंस रे के एक्सेप्शन की बात आती है तो दैट इज़ स्ट्रिक्ट लायबिलिटी। व्हेन वी टॉक अबाउट द एक्सेप्शन ऑफ एक्टस रियस देन इट इज़ कॉल्ड वाइकेरियस लायबिलिटी। ये मैं डिटेल में आपको डिस्कस कर चुकी हूँ, करवा चुकी हूँ, समझा चुकी हूँ। लास्ट मेरे 2 लेक्चर है वो आप दोबारा से रिवाइज कर सकते हैं। फिर बात आ रही है कि वाइकेरियस लायबिलिटी के अंदर जो सेक्शन 38 भी हमने डिस्कस किया था कि पर्सन कंसर्न क्रिमिनल एक्ट में भी डिफरेंट ऑफेंसेस। कहने का मतलब है 2 अलग अलग व्यक्ति है, दोनों ने अलग अलग एक्ट कर लिए। एक की तो इच्छा थी मर्डर करने की और एक की इच्छा नहीं थी मर्डर करने की, तो दोनों ने जितना जितना एक्ट किया उसी के हिसाब से उनकी लायबिलिटी अराइज होगी। ये सेक्शन 38 कहता है। फिर हमने कुछ एक एग्जांपल देखे थे कि 34 का पर्पज़ क्या था, किस लिए इसको लाया गया। प्रिवेंटिव इन नेचर है कि जब क्या होता है कि किसी कोई गलत एक्टिविटी में हम इन्वॉल्व होते हैं तो हमारे फ्रेंड्स हमारे साथ, हम कहते हैं यार चलना मेरे साथ, तो इस मेरी प्रॉब्लम मेरे साथ दे दे, वो साथ देते हैं। लेकिन उन्हें ये जब ये पता होगा कि उनकी भी लायबिलिटी बराबर हो जाएगी तब वो क्या है कि किसी एक्ट को करने से पहले 10 बार सोचेंगे। सो ये कह सकते हैं कि जो सेक्शन 34 है वो प्रिवेंटिव इन नेचर है। सेकंड है सर्व्स द एंड ऑफ जस्टिस। सर्व्स द एंड ऑफ जस्टिस का मतलब है पहले क्या था 34 नहीं होता तो प्रोसिक्यूशन को ये प्रूव करना मुश्किल हो जाता कि इसमें इस क्रिमिनल एक्ट में कितने व्यक्ति जो है लायबल है। बट आफ्टर सेक्शन 34 ये प्रोसिक्यूशन के लिए काफ़ी ईजी हो जाता है कि वो कैसे इस क्रिमिनल लायबिलिटी को शो करे और कैसे वो प्रूव करे। तो ये क्या है सर्व द एंड्स ऑफ जस्टिस। तो जस्टिस को देने के लिए उसके हर एक छोर तक पहुंचने के लिए ये काफ़ी रोल अदा करता है। फिर बात आती है कि इसके हमने कुछ एक पढ़े कि एक्ट्स डन बाय सेवरल पर्सन फर्दरेंस ऑफ कॉमन इंटेंशन में होगा कि जो आपने इंटेंशन थी आपके मन में उसके फर्दरेंस में वो काम होना चाहिए। ऐसा नहीं आपका इंटेंशन तो थी किसी को मर्डर करने का लेकिन आप जाकर वहाँ किसी को मर्डर तो करते नहीं हो, ना ही कोई मार पिटाई करते हो, बल्कि वहाँ जाके मिल के आ जाते हो और उनकी बेइज्जती करके आ जाते हो, तो वो क्या है उन फर्दरेंस ऑफ कॉमन इंटेंशन नहीं होगा। बर्डन ऑफ प्रूफ इसमें क्या होगा, प्रोसिक्यूशन पे बर्डन ऑफ प्रूफ होगा कि वो साबित करेगा और स्टैंडर्ड ऑफ प्रूफ क्या होगा कि किस लेवल पर साबित करना है, बियॉन्ड रीजनेबल डाउट उसे साबित करना है। तो ये प्रोसिक्यूशन की लायबिलिटी बन जाती हैं। आगे है इसमें एग्जाम्पल हमने किए थे कि ABC और X जो है वो हैंड्स में स्टिक्स लेके जाते हैं, सारे X को साइमल्टेनियसली बार बार पीटते हैं। तो ये कोई बताना ज़रूरी नहीं, ये साबित करना ज़रूरी नहीं कि किसकी चोट से उसकी डेथ हुई थी। तो ये जो है इंजरी को शो करना ज़रूरी नहीं। अगर इंजरी ही हमें बतानी पड़ेगी उस पर्टिकुलर पर्सन की उस चोट से जो है उसकी डेथ हुई है तो फिर काफ़ी डिफ़िकल्ट हो जाएगा प्रोसिक्यूशन के लिए। कैसे पता चलेगा किसकी चोट से क्या हुआ है, तो ये उसको छोड़ देगा। कह रहे कि एक्टस रियस के बारे में ही है, ये सारा मैं डिस्कस कर चुके हैं, आप देख लेना। फिर इंग्रीडियंट्स क्या थे, क्रिमिनल एक्ट होना चाहिए, फर्दरेंस ऑफ कॉमन इंटेंशन होना चाहिए, फर्दरिंग ऑफ कॉमन पार्टिसिपेशन होना चाहिए इक्वल। फिर बात आती है क्रिमिनल एक्ट क्या है कि जब 2 या 2 से लोग मिलकर जो है कोई ऐसा एक्ट करते हैं जो प्रोहिबिटेड बाय लॉ है वो क्रिमिनल एक्ट है। फिर इस डन का मतलब है कि सभी की उसमें पार्टिसिपेशन थी और सभी की पार्टिसिपेशन में मतलब है कि ये कोई ज़रूरी नहीं है कि वो वहाँ प्रेजेंट था या नहीं था। कई बार चीटिंग के जो मैटर्स होते हैं वहाँ प्रेजेंट होना भी ज़रूरी नहीं होता।
फिर इसमें जय कृष्णा मनोहर दास देसाई का हमने केस किया था, उसमें बताया गया था कि ये कोई इन्वॉल्वमेंट, फिजिकल इन्वॉल्वमेंट होना कंपलसरी नहीं है, ये चीज़ इसमें डिस्कस की गई थी। फिर है कि अगर कोई ओवरटेक्ट नहीं हुआ तो प्रूफ क्या होगा कॉमन इंटेंशन। वो कहता है कि अगर कोई ओवरटेक्ट नहीं हुआ कि जिस इंटेंशन के थ्रू वो जा रहे थे, अगर वैसा कोई एक्ट नहीं हुआ तो अब उनकी लायबिलिटी बनेगी उस लेवल की जैसा वो एक्ट उन्होंने किया है, उसी एक्ट के बदले उनकी लायबिलिटी अराइज हो जाएगी। रेस इप्सा लोकेटियर की थिंग्स स्पीक्स इटसेल्फ, चीज़ें अपने आप ही बता देंगे कि इसने किसी व्यक्ति ने क्या कुछ किया है। फिर है कि क्या नेसेसिटी ऑफ क्या ओवरटेक्ट को प्रूव करना जरूरी है, तो ये कोई ज़रूरी नहीं है कि ओवरटेक्ट प्रूव हो। उसके बाद है सेवरल पर्सन की बात है, मोर देन वन पर्सन हो सकता है। प्रोसिक्यूशन जरूरी है कि सभी का ये वो नहीं है, कोई ज़रूरी नहीं है। कई बार क्या होता है 4 जने होते हैं, 3 की डेथ हो जाती है और लास्ट में एक बचता है, क्या उसका प्रोसिक्यूशन टल जाएगा? उनका नहीं टलेगा, उसको लायबल ठहराया जा सकता है। तो कहता है कि अगर मेयर इफेक्ट दैट ही इज़ अलोन कैन नॉट सेव हिम, अगर सिर्फ ये बात वो लेता है, ये प्ली लेता है लास्ट में कि मेरे साथी तो है, उनकी तो मौत हो चुकी है, मर चुके हैं, तो मुझे जो है उसके लिए लायबल नहीं ठहराया जा सकता, तो ऐसा कुछ नहीं है। अगर उसकी जिस टाइम उसने एक्ट किया था उस टाइम अगर वो उसमें पार्टिसिपेंट थे और उनकी लायबिलिटी अराइज हो रही थी, तो वो लायबिलिटी वेदर द अदर एक्यूज आर डाइड, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि दूसरे एक्यूज मर गए हैं या उनकी डेथ हो गई है, गुम हो गए हैं, उसको लायबल करार दिया जा सकता है, उसको दोषी करार दिया जा सकता है। फिर इसमें जागीर सिंह का हमने केस किया था भाई, ये कि 5-6 जने लोग थे, उसमें क्या है कि कोई क्लियर एविडेंस नहीं था, तो लास्ट में क्या है कि 4 को तो छोड़ दिया जाता है, 2 बच जाते हैं, तो उसमें वो प्ली लेते हैं कि हमारे इसमें कोई रोल नहीं है, तो ऐसा कहते हैं कि बेनिफिट ऑफ डाउट जो है उनको नहीं मिल सकता। और क्योंकि डाउट्स किसी प्रकार का था ही नहीं, वो उसमें पार्टिसिपेंट थे, तो उन पर बेस पर उनको सजा होगी। जागीर सिंह का केस भी एक लैंडमार्क केस है। फिर इस कोर्ट ने इसमें ये बात कही थी कि अगर 6 कल्प्रिट्स थे और ए और बी का जो फर्दरेंस ऑफ कॉमन इंटेंशन उन्होंने वर्क किया था, यानी कि कोई क्रिमिनल एक्ट किया था, तो उनकी लायबिलिटी अराइज हो जाएगी। कॉमन इंटेंशन क्या है? कॉमन इंटेंशन का मतलब प्री अरेंज प्लान है, पहले से ही कोई प्लान बना लिया, 2 लोगों के बीच में मीटिंग ऑफ माइंड्स है, दोनों का एक जैसा माइंड जो है काम कर रहा है, उस बारे में बात होती है। अब लास्ट क्लास जो हमने छोड़ी थी महबूब शाह के केस पे छोड़ी थी कि कुछ स्लाइड्स जो ऐसे स्लाइड्स में कुछ जो प्रॉब्लम थी, तो जो कुछ वर्ड्स थे जो मिसिंग आ रहे थे, तो मैंने आपको कहा था कि नेक्स्ट क्लास में स्लाइड्स में थोड़ी सी मॉडिफिकेशन करके मैं आपको कवर करवाऊंगी। आज मेरी कोशिश है कि कॉमन इंटेंशन का कंसेप्ट हम पूरी तरह से कवर करवा लेते हैं। कितनी स्लाइड्स हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 कि 12 स्लाइड्स है। देखते हैं कितना कवर होता है। मेरी उम्मीद तो ये है कि चाहे 40 मिनट्स का लेक्चर हो जाए, चाहे 40 मिनट 5 मिनट्स का लेक्चर हो जाए, हम आज इस कंसेप्ट को क्लियर करेंगे, क्योंकि अगर हम इस कंसेप्ट को आज क्लियर नहीं कर पाते हैं तो हमारा काफ़ी डिले हो जाता है। क्योंकि मैंने तकरीबन जो है 3-4 सब्जेक्ट्स को स्टार्ट किया हुआ है, कॉन्स्टिट्यूशन को स्टार्ट किया हुआ है और स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट को किया हुआ है, और मैंने जूरिस्प्रूडेंस का लेक्चर अपलोड कर दिया है, सॉरी उनका भी स्टार्ट कर रखा है, तो आईपीसी का भी कर रखा है। तो एक साथ ज़्यादा से ज़्यादा 2 ही लेक्चर मैं डेली अपलोड कर पा रही हूँ। अगर मैं कर भी देती हूँ ज़्यादा अपलोड तो फिर आप देख नहीं पाते हो, तो जब वो लेक्चर देखा ही नहीं जा रहा तो फिर उसका बेनिफिट क्या है? तो इसलिए 2 ही लेक्चर मुश्किल से अपलोड हो पाते हैं। अब मेरी कोशिश तो थी कि मैं कॉन्ट्रैक्ट एक्ट स्टार्ट करूं, लेकिन अगर मैंने कॉन्ट्रैक्ट एक्ट स्टार्ट कर दिया तो उससे क्या है कि थोड़े से लेक्चर का जो लेंथ है, ये जो अब लेक्चर आपके अपलोड हो रहे हैं, डेली अपलोड हो रहे हैं, 2-2 दिन के बाद अपलोड होंगे। चलो देखते हैं, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट एक्ट भी बहुत इंपॉर्टेंट, हमने एसआर स्टार्ट कर रखा है, उसी के साथ साथ अगर कॉन्ट्रैक्ट भी स्टार्ट हो जाता है तो हमारे लिए बहुत अच्छा हो जाएगा। और कॉन्ट्रैक्ट एक्ट जो है वो एक इम्पॉर्टेंट एक्ट भी है, उससे भी काफ़ी ज़्यादा मार्क्स आते हैं। तो जैसे सिविल लॉ का हमने क्या कर रखा है स्टार्ट, एसआर स्टार्ट कर रखा है। जूरिस्प्रूडेंस वो नेट के पॉइंट ऑफ व्यू से वो एक अलग एस्पेक्ट है। उसके अलावा कॉन्स्टिट्यूशन जो है सभी के लिए इंपॉर्टेंट है, वो मैंने स्टार्ट कर रखा है। और आईपीसी भी एक क्रिमिनल है, एक क्रिमिनल है एक सिविल, ये मान के चलो हमने स्टार्ट कर ही रखे हैं। चलो ये जो केस है हमारा, कौन से वाला केस है? महबूब शाह का जो केस है, दैट इज़ ऑल्सो ए लैंडमार्क केस एंड वेरी इंपॉर्टेंट केस। 1945 का ये केस है, यानी कि जब हमारे कॉन्स्टिट्यूशन आया ही नहीं था उससे पहले का ये केस है। इसमें ये बात कही थी कि कॉमन इंटेंशन इम्प्लाइज, इसमें जो कॉमन इंटेंशन है उसको अच्छे से एक्सप्लेन किया गया था। जब कॉमन इंटेंशन को एक्सप्लेन करने के रिगार्डिंग कौन सा लैंडमार्क केस है, दैट इज़ महबूब शाह वर्सेस एम्परर का केस। कॉमन इंटेंशन इम्प्लाइज ए प्री अरेंज प्लान। कॉमन इंटेंशन क्या है? प्री अरेंज प्लान है, पहले से ही कोई प्लान बना दी गया है, और एक्टिंग इन कंसर्न, और उस प्लान के रेफरेंस में, उस प्लान के परसुएंट में, उसके प्लान के लिए ही कोई एक्ट किया जाता है। तो कॉमन इंटेंशन शुड बी शोन टू बी प्री मेडिटेटेड। प्री मेडिटेटेड का मतलब है पहले से ही सब कुछ डिसाइड था कि हमने क्या करना है। इट मस्ट बी शोन दैट देयर वॉज ए प्रायर मीटिंग ऑफ माइंड। प्रायर मीटिंग ऑफ माइंड्स है, पहले से ही सभी ने मिलकर अपने दिमाग को एक कर रखा है, सभी की कंसेंट है उसमें। तो आप सिंपल सा सोच लीजिए, प्री अरेंज्ड प्लान या मीटिंग ऑफ माइंड्स,
एंड कंसर्न्स थी सभी की, तो किसी ऐसे कमीशन को करते, एक्ट को कमिट करते हैं और एक्ट बीन क्रिमिनल एक्ट, तो वो क्या है, कॉमन इंटेंशन होगा। कह रहा है कि कई बार ऐसी घटनाएं भी हो जाती हैं, इंसिडेंट्स भी हो जाते हैं जिसमें कॉमन इंटेंशन जो है वो डेवलप होती है स्पॉट पे जाके। मान लो 5 दोस्त जा रहे हैं, 4 दोस्त की तो प्लानिंग थी, लेकिन 5वें दोस्त की स्पॉट पे जाके, जगह पे जाके अगर प्लानिंग हो जाती है, जब वो सारे इकट्ठे होते हैं, तब भी यही लायबिलिटी उसकी राइज हो जाएगी। प्रूफ ऑफ कॉमन इंटेंशन रियरली, जो प्रूफ होता है कॉमन इंटेंशन का, वो कभी कभार ही मिल पाता है। तो ये जो कॉमन इंटेंशन को जब साबित करना होता है, तो हम जो सर्कमस्टेंसेस हैं, क्या क्या हालात क्रिएट हुए, क्या क्या बातें हुई, उन सभी पर डिपेंड होता है कि किस तरीके से हम कॉमन इंटेंशन को लेके चलते हैं। फिर कह रहा है कि जो कॉमन इंटेंशन का प्रूफ तो मिलता नहीं है, और जो इसी महबूब शाह के केस में सेम और सिमिलर इंटेंशन और कॉमन इंटेंशन का डिफरेंस भी बता दिया गया। और जो डिफरेंस बताया गया, किस में बताया गया, महबूब शाह के केस में, डिपेंडिंग ऑन द नेचर ऑफ द इंटेंशन, की कैसी उनकी नेचर थी, कैसे उनका तरीका था, वो डिफ़र था, या उसी हिसाब से उनकी जो कन्विक्शन है वो भी डिफ़र हो जाएगी। मान लो एक व्यक्ति का प्लान ये था कि जिसको वो मारने जा रहे थे बाकी दोस्त, तो उन्होंने उसको मर्डर करना था, लेकिन उस व्यक्ति का ये था कि इसने एक बार मेरी पिटाई की थी, तो मुझे सिर्फ इसको एक थप्पड़ मारना है, तो जितना वो मारेंगे, जितनी उनकी लायबिलिटी होगी क्रिमिनल एक्ट के रिगार्डिंग, उतना ही उनको पनिशमेंट दे दिया जाएगा। That's why you can say that Mehboob Shah versus Emperor is a landmark case with regard to the explained definition, broad definition of common intention. And you can also say that it is the first landmark case that differentiate common intention versus same intention or similar intention. तो आप कह सकते हो कि महबूब शाह का ही एक ऐसा केस है जो कॉमन इंटेंशन और सिमिलर इंटेंशन के बीच के डिफरेंस को डिटेल में एक्सप्लेन करता है। जब तक कि कॉमन इंटेंशन प्रूव ना हो, अनलेस कॉमन इंटेंशन इज प्रूव, जब तक कॉमन इंटेंशन प्रूव नहीं होती, जो इंडिविजुअल ऑफेंडर्स हैं, जो व्यक्तिगत अपराधी हैं, विल बी लायबल ओनली फॉर देयर इंडिविजुअल एक्ट। जब कॉमन इंटेंशन प्रूव नहीं होगा ना, जब ये साबित नहीं होगी कि इन सभी की एक जैसी इंटेंशन थी, तो मान लो 5 व्यक्ति थे, पांचों व्यक्ति ने जो अलग अलग क्रिमिनल एक्ट किया है, तो वो उन सभी के लिए अलग अलग तरीके से लायबल होंगे। ऐसा नहीं कि एक व्यक्ति, पांचों ने मिलकर क्राइम कर दिया, पांचों इन्वॉल्व थे, लेकिन कॉमन इंटेंशन वहाँ साबित ही नहीं कर सका प्रोसिक्यूशन। उनमें से ए ने क्या किया था, मर्डर किया था, बी ने एक मुक्का मारा था, सी ने स्टिक से वार किया था, डी ने सिर्फ धक्का दिया था, ई ने है उसको नशा दिया था। तो इस प्रकार से जो 5 के 5 जो ऑफेंडर्स थे, उन सभी की इंडिविजुअल लायबिलिटी होगी। प्रत्येक व्यक्ति का अपना अपना किया हुआ जो एक्ट है उसी के लिए वो लायबल होंगे। कॉमन इंटेंशन जो है वो मेंसरिया से डिफरेंट है, क्योंकि मेंसरिया में क्या है, मेंसरिया में ये बात कही जाती है कॉमन इंटेंशन जो है मेंसरिया के बराबर नहीं है। ये कब कहा जाता है, ये क्रिमिनल जूरिस्प्रूडेंस में कहा जाता है। कॉमन इंटेंशन, इंटेंशन हमने मेंसरिया में पढ़ा था। इंटेंशन क्या होता है, जो सभी की एक इच्छा थी। यहाँ कॉमन इंटेंशन है, सभी की इच्छा है, लेकिन ये मेंसरिया में काउंट नहीं होगा। ये कॉमन इंटेंशन हमें साबित करना है, अगर साबित नहीं हो पाता तो फिर हर एक व्यक्ति की अकॉर्डिंग जो है देखा जाएगा। इसी तरीके से कॉमन इंटेंशन में ज़्यादा लोगों की इकट्ठे होने की बात होती है, मोर देन 1 पर्सन, बट मेंसरिया में कोई एक व्यक्ति भी हो सकता है। तो इस प्रकार से इन दोनों में डिफरेंस होता है। मेंसरिया कई बार जो है कॉमन इंटेंशन से काफ़ी कोइंसिडेंशियल का मतलब है कि कई बार अचानक ही उनका बीच में एक संबंध जुड़ जाता है, बट दोनों मामले बिल्कुल अलग अलग हैं। जब एग्जाम में कहा जाता है मेंसरिया एंड कॉमन इंटेंशन आर डिफरेंट थिंग। इन अनदर केस, एक केस का एग्जांपल मैं आपको बता रही हूँ। ये बात कही गई थी कि कॉमन इंटेंशन वो होना चाहिए जिससे क्राइम हुआ हो, क्राइम हुआ है, और ये जो एक स्पेसिफिक पर्सन के प्रति होना चाहिए। ऐसा नहीं कि हर एक किसी के लिए आप क्राइम की बात कर रहे हो। जब एक विशेष व्यक्ति के लिए वो क्राइम हो रहा है, तभी हम उसके क्राइम की कैटेगरी में लेके आएंगे। अगर ए, बी और सी कॉमनली किसी व्यक्ति एक्स को मारना चाहते हैं, ए ने तो क्या किया, फायर करा, जेड को मारने के बजाय छोटा सा फायर कर दिया, स्टिल ऑल 3 ऑफ देम विल बी हेल्ड लायबल, तीनों को लायबल माना जाएगा। पर्सन जो जिन्होंने उसकी हेल्प की थी उस फायरिंग में, उसके लिए उन तीनों व्यक्तियों को इक्वल लायबल माना जाएगा कि अगर वो 2 व्यक्ति उसकी हेल्प नहीं करते तो वो इतना बड़ा क्राइम नहीं कर पाता। तो ये माना जाता है कि उन तीनों की लायबिलिटी होगी। अब बात आती है ट्रांसफ़र ऑफ मेलाइस। मेलाइस का मतलब है जब अपना अपराध किसी दूसरे पर ट्रांसफ़र हो रहा हो, तो वो क्या होगा,
सेक्शन 301 IPC का इस कंसेप्ट को बताता है। वो कहता है कि ए की इंटेंशन थी बी को मारने की, और बी को मारने की बजाय वो सी को मार देता है ये सोचकर कि वो बी है, फिर वो लायबल होगा मर्डर के लिए उसी तरीके से एज इफ़ ही इंटेंडिंग टू किल, जैसे उसकी इच्छा थी दूसरे को मारने के लिए। जो गिल्टी माइंड है बी को मारने की, वो अब शिफ्ट हो जाएगा कि उसकी गिल्टी माइंड को कहाँ चला गया, सी के लिए चला गया। ट्रांसफ़र ऑफ मैलाइस हो जाएगा। एक स्पेसिफिक पर्सन के लिए वो मर्डर प्लान करता है लेकिन उसका मर्डर नहीं कर पाता और किसी दूसरे का उसकी जगह कर देता है, तो वो इक्वल लायबल हो जाएगा मर्डर के लिए। कॉमन इंटेंशन को प्रूव कैसे करोगे? आपने ये तो कह दिया कि प्रोसिक्यूशन प्रूव करेगा, बट हाउ द प्रोसिक्यूशन विल प्रूव, कैसे प्रूव करेगा वो हम देख लेते हैं। कॉमन इंटेंशन जो है हमेशा ही सीक्रेसी और कॉन्फिडेंस में होता है। जब भी कॉमन इंटेंशन होगा, कई लोग मिलकर कोई अपराध करेंगे तो सभी के सामने नहीं आते, सीक्रेसी में होता है एक तरीके से। डायरेक्ट प्रूफ तो इसका कभी मिल ही नहीं पाता। हालांकि कोई व्यक्ति अगर कन्फेशन कर देता है तो वो कॉमन इंटेंशन का प्रूफ बन जाता है। फॉर द पर्पज़ ऑफ फाइंडिंग आउट, कॉमन इंटेंशन को फाइंड आउट करने के लिए कुछ एक फैक्ट्स हैं वो हमें देखने हैं। इज़ इट ए होमोजीनियस ग्रुप की, क्या ये ग्रुप को साथ लेकर चला था? वट वॉज द कंडक्ट बिफोर, ड्यूरिंग एंड आफ्टर द क्राइम, क्राइम करने से पहले उन सभी का क्या व्यवहार था, क्राइम करने के टाइम क्या व्यवहार था, और क्राइम करने के बाद सभी का क्या व्यवहार था, उन्होंने कौन से हथियार यूज़ किए थे, क्या उनके बीच में एक समान शत्रुता थी। मान लो एक व्यक्ति है, उसको एक ने तो थप्पड़ मारा था तो वो इसलिए बदला लेना चाह रहा है, एक की वाइफ के साथ उसका रिलेशन था तो वो इसलिए मारना चाह रहा है। तो ऐसे 3-4 व्यक्तियों का एक इंटेंशन है। क्या सभी की कॉमन थी, कॉमन एनिमिटी थी, कॉमन एक जैसी उनकी दुश्मनी थी, वो देखी जाएगी। कि जो इंजरी हुई है, जो चोट आई है, हर व्यक्ति द्वारा किस प्रकार की चोट दी गई है वो देखा जाएगा। मेडिकल और फॉरेंसिक साइंस की जो रिपोर्ट, आजकल जो है टेक्निकल ज़माना हो गया है तो मेडिकल साइंस और जो फॉरेंसिक साइंस है वो बता ही देता है कि क्या हुआ था और क्या नहीं हुआ था। पूरी तरह से जब सारे एविडेंसेस को कलेक्ट करके जब उनको ऑब्जर्व किया जाएगा, जब जुडिशियल माइंड, जब कोर्ट अपना जुडिशियल माइंड अप्लाई करेगी, तब ये देखेगी कि क्या यहाँ पर कॉमन इंटेंशन बन रहा है या नहीं बन रहा। अगर हर किसी की इच्छा अलग थी, हर एक किसी का वेपन अलग था, हर एक ने इंजरी अलग अलग दी है, हालांकि वो इकट्ठे जरूर थे, लेकिन ये कोई ज़रूरी नहीं है कि वो कॉमन इंटेंशन। ये सब कुछ जो है जज को ऑब्जर्व करना पड़ता है। इसीलिए तो कहते हैं कि जुडिशियल माइंड अप्लाई करना पड़ता है। वैसे तो जब जुडिशियल माइंड की बात आती है तो कॉग्निजेंस ऑफ ऑफेंस के रिगार्डिंग होता है। जब वो कॉग्निजेंस ले रहा है किसी चीज़ का, संज्ञान ले रहा है, तो कहता है एप्लीकेशन ऑफ जुडिशियल माइंड होता है। बट वो हर वक्त जब तक फाइनल जजमेंट नहीं आता, अपना जो जुडिशियल माइंड है वो अप्लाई करता ही है। कह रहा है कि इन फर्दरेंस ऑफ क्या होता है, ये मैं पहले भी आपको बता चुकी हूँ। फर्दरेंस ऑफ का मतलब है कि जो उनकी मीटिंग ऑफ माइंड थी जिस एक्ट को करने के लिए, उन्होंने उसी मीटिंग ऑफ माइंड के रेफरेंस में कोई क्राइम कर दिया, कोई क्रिमिनल एक्ट कर दिया, दैट इज सेड टू बी ए फर्दरेंस ऑफ। सेक्शन 34 हैज़ बीन एनेक्टेड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ जॉइंट लाइबिलिटी इन द डूइंग ऑफ क्रिमिनल एक्ट के लिए एक जॉइंट लाइबिलिटी बताता है। कॉमन इंटेंशन का जो प्रिंसिपल है 34 में, द सेक्शन जो है केवल एक रूल ऑफ एविडेंस है, इसको सिर्फ आप एविडेंस के तौर पर ले सकते हो। अगर आप सिर्फ 34 के तहत स्पेसिफिक एक ऑफेंस के तहत किसी को आप पनिश करना चाहते हो तो आप नहीं कर सकते। और ये किसी प्रकार का सब्सटेंटिव ऑफेंस नहीं है, मुख्य ऑफेंस नहीं है। ये पहले भी मैं आपको बता चुकी हूँ कि मान लो अगर आपने मर्डर का चार्ज लगाना है और 4-5 जने साथ में थे, तब हम 34 अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन अकेला 34 अप्लाई करके हम किसी को पनिशमेंट नहीं दिलवा सकते, क्योंकि 34 अकेले के पास ऐसी कोई पावर ही नहीं है कि वो अपने आप ही किसी क्राइम को डिसाइड कर सके, क्रिमिनल एक्ट को डिफाइन कर सके, या कोई किसी को प्रोसिक्यूट करवा सके। अगर किसी कोई और एक मान लो सेक्शन के तहत या किसी और क्राइम के तहत किसी को लायबल ठहराया जा रहा है, तो उसके साथ साथ जब 34 ऐड हो जाता है तो वो अपनी पावर यूज़ कर लेता है, तो अपने साथ 2-4 जो लोग थे उन सभी को उसमें इन्वॉल्व करवा देता है। तो ये 34 की एक लायबिलिटी बन जाती है, उस टाइम जहाँ जवाबदेही बन जाती है, अकाउंटेबिलिटी बन जाती है कि वो उसके साथ मिलके कुछ एक्ट कर सकता है। कह रहा है कि इन सच केस, मान लो एक ऐसा केस है जहाँ पर 302 का चार्ज लगा, 149 जो है अनलॉफुल ऑब्जेक्ट का भी चार्ज लग गया, और कन्विक्टेड द अक्यूज्ड ए एंड बी, 302 के लिए उसको लायबल माना जाएगा। और जब उसमें 302 की बात आ रही है तो 34 को उसमें ऐड कर सकते हैं, क्योंकि 149 में अनलॉफुल असेंबली होना जरूरी होता है कॉमन ऑब्जेक्ट के लिए, और अनलॉफुल असेंबली के लिए 5 पर्सनस होने जरूरी, 5 और मोर पर्सनस होना जरूरी है। जब 5 और मोर पर्सनस की बात आ गई तो 34 ऑटोमेटिक वहाँ पे ऐड करवाया जाएगा। तो ये 34 की पावर्स हैं।
फिर एक और लैंडमार्क केस है बरिंदर कुमार घोष वर्सेस एम्परर। ये प्री के एग्जाम में बहुत बार पूछ लिया गया है। महबूब शाह का केस, बरिंदर कुमार का केस, जागीर सिंह का केस, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट केसेस है। इस केस में क्या है, 34 का स्कोप बताया था। इसमें क्या सिस्टम था, इस केस में क्या था, अक्यूज वॉज द ओनली पर्सन अप्रीहेंडेड फॉर मर्डर फॉर द पोस्ट मास्टर ऑफ संक्रिटोला पोस्ट ऑफिस। संक्रिटोला लिखने की जरूरत नहीं, किसी पोस्ट ऑफिस के पोस्ट मास्टर के मर्डर के लिए एक व्यक्ति को अप्रीहेंड किया जाता है। अप्रीहेंड मतलब पकड़ा जाता है। ऑन दैट डे, उस दिन कई पर्सन थे जो बैक रूम ऑफ द पोस्ट ऑफिस के बैक रूम में डोर के पास खड़े थे। वेयर द पोस्ट मास्टर जो है अपने रुपए गिन रहा था और रुपए की डिमांड कर रहा था। उन्होंने क्या किया, फायर कर दिया पिस्टल को उसके ऊपर और वो मर गया। कि मान लो 5-7 लोग थे, सेवरल पर्सन की बात है, कई लोग थे जो दरवाजे के बाहर खड़े थे। उन्होंने पैसे की डिमांड करी और वो जो है उस टाइम फायर कर देते हैं और वो पोस्ट मास्टर मर जाता है। ऑल एक्यूज, सारे एक्यूज वहाँ से चले जाते हैं रुपया लेकर। जो एक्यूज है बरिंदर कुमार, ये जो केस है जिसके नाम पर, ये अकेला वहाँ पर पकड़ा जाता है और एक पिस्टल जो है उसके हाथ में होती है। इट वॉज इज डिफेंस दैट ही वॉज ओनली स्टैंडिंग गार्ड। वो अपना बचाव करना चाह रहा है कि वो तो सिर्फ एक सिक्योरिटी गार्ड था और वो बाहर खड़ा था। हालांकि उसे बाहर खड़ा रहने के लिए मजबूर कर दिया, जो दूसरे अपराधी थे, इसलिए उसकी तो कोई इंटेंशन नहीं थी पोस्ट मास्टर को मारने के लिए। लेकिन इस कन्विक्शन फॉर मर्डर अंडर सेक्शन 302(34) के तहत उसे कन्फर्म किया गया, क्योंकि जब वो बाहर जरूर खड़ा था लेकिन वो एक तरीके से उनका सपोर्ट ही कर रहा था। अगर वो बाहर खड़ा था, उसकी ड्यूटी थी सिक्योरिटी गार्ड की, तो वो अपनी जान की परवाह किए बिना भी उसका सामना करता, तो इसलिए उसको यहाँ पर लायबल ठहराया गया। तो उसका जो स्कोप है 34 का, वो डिटेल में डिस्कस करके बताया गया कि 34 किस हद तक जा सकता है। गरीब सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब का एक और लैंडमार्क केस है, द सेक्शन 34 IPC। जस्ट इसमें ये बताया गया था कि सेक्शन 34 IPC उसकी नेचर क्या है, ये ओनली रूल ऑफ एविडेंस है, डज नॉट क्रिएट ए सब्सटेंटिव ऑफेंस नहीं है। इसलिए जब 34 IPC अप्लाई होगा तो हालांकि कोई चार्ज भी फ्रेम नहीं होगा इसका, फिर भी ये 34 अप्लाई हो जाता है। और ये क्लियर होना चाहिए कि जो प्री अरेंज्ड प्लान था उसके अंदर, तभी जो है 34 की अप्लीकेशन हो पाएगी। एक एग्जाम्पल के थ्रू देख लेते हैं क्या है। 4 पर्सन हैं जो एक दूसरे से बिलोंग करते हैं, 2 ग्रुप में बंटे हुए हैं और वो क्या करते हैं, एक दूसरे पे अटैक करते हैं। 4 पर्सन, 2 एक साइड हो गए, 2 एक साइड हो गए। 1 पर्सन ने ग्रीवियस इंजरी, भयानक जो चोट है वो दे दी और वो मर गया। वो द ट्रायल कोर्ट्स, हाई कोर्ट्स ने बताया कि वहाँ पर एक फ्री फाइट थी, यानी कि 2 गुटों के बीच में लड़ाई हो रही थी और हर एक व्यक्ति जो है अपने अपने एक्ट के लिए जवाबदेही देगा। यानी कि जब 2 गुटों के बीच लड़ाई हो रही है तो इसमें आप ये नहीं कह सकते कि कॉमन इंटेंशन था क्या था। जिस व्यक्ति ने जैसी लाइबिलिटी करी, जैसा क्रिमिनल एक्ट किया, जैसी जिसकी जवाबदेही होगी इंडिविजुअली लेवल पे, उसी तरीके से उसको पनिश किया जाएगा। दिस इज़ बिकॉज कि जब फ्री फाइट होती है तो ये मुश्किल हो जाता है कि किसी व्यक्ति का क्या रोल था। तो इस प्रकार से ये साबित करना मुश्किल हो जाता है कि किसने पहले शुरुआत की और किसने बाद में उसका सामना किया। अग्रेसर कौन था, किसने उस चीज़ को शुरू किया, ये बताना मुश्किल हो जाता है फ्री फाइट में। इसलिए कोर्ट ने ये बात कही कि इनमें हर एक इंडिविजुअल अपनी क्रिमिनल एक्ट के, अपने कमीशन के लिए इंडिविजुअली लायबल होगा। तो ये गरीब सिंह का केस है, उसी के ये एग्जांपल्स हैं। मैं केस का नाम नहीं, गरीब सिंह में सब्सटेंसिव बताया। उसके बाद एक केस है, उसका मैंने इंपॉर्टेंट नहीं लगा मुझे, इसलिए मैंने सिर्फ फैक्ट्स आपको बता दिए समझने के लिए। अब बात आती है कि कॉमन इंटेंशन और सिमिलर इंटेंशन के बीच में डिफरेंस क्या है। कॉमन इंटेंशन और सिमिलर इंटेंशन का डिफरेंस कौन से केस में पढ़ा है हमने, महबूब शाह के केस में। उसमें क्या डिफरेंसेस है वो उसमें बताया गया है, लेकिन वो एक्चुअल में है क्या, वो यहाँ पे मैं आपको डिस्कस कर रही हूँ। कॉमन इंटेंशन का मतलब ये नहीं कि सिमिलर इंटेंशन थी कई व्यक्तियों की। कॉमन इंटेंशन के लिए ये पहले से ज़रूरी होता है कि जो हर एक व्यक्ति की इंटेंशन थी वो कि सभी के द्वारा शेयर की गई थी। शेयर्ड बाय द ऑल आएगा, यहाँ पे लिखना भूल गई हूँ मैं, सॉरी। सभी के द्वारा उसको शेयर किया जाएगा। जब बल्कि सिमिलर इंटेंशन जो है सफिशिएंट नहीं होता किसी भी एक्ट को पेनलाइज करने के लिए। सिमिलर इंटेंशन का मतलब ये है कि मान लो मेरा भी इंटेंशन था उसको मारना और दूसरे व्यक्ति का भी इंटेंशन था उसको मारना, पर हम दोनों ने आपस में कोई मीटिंग ऑफ माइंड नहीं की। जब तक हमारी कोई मीटिंग ऑफ माइंड नहीं थी तो हम उसे कॉमन इंटेंशन में फॉल नहीं कर सकते। सिमिलर इंटेंशन इंडिविजुअली हर एक व्यक्ति की इंटेंशन की बात होती है। डिफरेंस बिटवीन सिमिलर इंटेंशन एंड कॉमन इंटेंशन इज दैट इन कॉमन इंटेंशन मीटिंग ऑफ माइंड्स द फंडामेंटल रिक्वायरमेंट, बट इन सिमिलर इंटेंशन मीटिंग ऑफ माइंड्स में बी और नॉट बी। कि सिमिलर इंटेंशन में ये भी हो सकता है कि दोनों की मीटिंग ऑफ माइंड्स थी, बट ये भी हो सकता है कि दोनों की मीटिंग ऑफ माइंड्स
नहीं थी। तो इस तरीके से आप कह सकते हो कि कॉमन इंटेंशन और सिमिलर इंटेंशन बोथ आर डिफरेंट थिंग्स, तो आप उसे कभी भी एक नहीं लेके चल सकते। इट कैन बी सेड दैट इन केस ऑफ ए कॉमन इंटेंशन के केस में सिमिलर इंटेंशन हो सकती है, और उसी सिमिलर इंटेंशन के साथ साथ अगर उन्होंने इन फर्दरेंस ऑफ किया या कोई एक्टिविटी करते हुए एक्ट करते हुए दोनों का कॉमन इंटेंशन बन गया, तो वो जो है उसके लिए लाइबल हो जाएगा, उसके लिए सिमिलर इंटेंशन को अलग नहीं माना जाएगा। अब बात आती है सेक्शन 35 की। व्हेन सच एन एक्ट इज़ क्रिमिनल बाय रीज़न ऑफ इट बीइंग डन, जब कोई एक्ट है वो क्रिमिनल है, इस कारण से क्रिमिनल है कि वो क्रिमिनल नॉलेज और इंटेंशन से किया गया है। वन एवर एन एक्ट विच इज़ क्रिमिनल ओनली बाय रीजन ऑफ इट बीइंग डन विद क्रिमिनल नॉलेज और इंटेंशन इट डन बाय सेवरल पर्सन आ गया। ईच ऑफ पर्सन, हर एक जो व्यक्ति जो ज्वाइन करता है उस एक्ट को, और उसे वो नॉलेज और इंटेंशन होनी चाहिए उसी मैनर की कि अगर वो एक्ट जो है उसके द्वारा अकेले किया जाता तब भी वही उसका एक्ट होता। इसमें कहने का मतलब है कि जब कोई क्रिमिनल एक्ट किया गया इस बात और उसके अंदर ये रीज़न है कि वहाँ पर नॉलेज और इंटेंशन थी दोनों की, तो अगर नॉलेज और इंटेंशन थी उनकी दोनों की, तब वो व्यक्ति जो है इक्वली लाइबल हो जाएंगे। सेक्शन 34 डील करता है कॉमन इंटेंशन की, सेक्शन 35 डील करता है लाइक इंटेंशन की, कि दोनों की सेम इंटेंशन जैसी थी, यानी कि सेम और सिमिलर एक जैसी इंटेंशन थी दोनों की, और दोनों जो है क्रिमिनल एक्ट करना चाह रहे थे, और उन्होंने जो पार्टिसिपेशन किया था इंटेंशन के साथ साथ उनका वो पार्टिसिपेशन भी था। सेक्शन 34 तो ये कहता है कि उनका पार्टिसिपेशन होना चाहिए। 35 ये कहता है कि जब एक एक्ट जो है वो इस बात से आप कहोगे कि क्रिमिनल इंटेंशन और नॉलेज थी, हर एक व्यक्ति को लायबल माना जाएगा, हालांकि हर एक व्यक्ति ने अपना अपना एक्ट किया है। कि मान लो दो व्यक्ति हैं, वो किसी एक्ट को करने जा रहे हैं और उनको पता है कि अगर वो एक्ट करेगा, अगर मान लो ए कोई एक्ट करता है उसे पता है इससे भी डेथ होनी है, और बी कोई एक्ट करेगा उससे भी डेथ होनी है, हालांकि दोनों को नॉलेज है कि इससे डेथ होगी या दोनों की इंटेंशन थी डेथ कॉज करने की, पर वो क्या कर रहे हैं, ज्वाइन करते हैं बाद में जाके, लाइक इंटेंशन बन जाती है उनकी, लाइक इंटेंशन होती है कि स्टार्टिंग में प्री मीटिंग ऑफ माइंड नहीं था लेकिन बाद में उनका मीटिंग ऑफ माइंड बन जाता है एक तरीके से, तो वो क्या है सेक्शन 35 में फॉल कर जाएंगे। अब ये कह रहा है कि हालांकि इफ़ द इंडिविजुअल एक्ट, हालांकि इसमें इंडिविजुअल एक्ट की बात होती है, हर एक व्यक्ति, मैं मान लो किसी को मारने जा रही हूँ, उधर से कोई गीता नाम की लड़की भी मारने आ रही है, जब हम इकट्ठे होते हैं तो हमें पता चलता है कि हमारा दोनों का जो है इंटेंशन सेम है मर्डर करना, तो वो जो है 35 में फॉल कर जाएगा। अगर मैं और गीता घर से ही तैयार होकर निकलें कि हमें आज उसको मारने जाना है, तो अगर हमने घर से ही प्लानिंग कर ली थी सारी, तो हमारी क्या कॉमन इंटेंशन होगी, और कॉमन इंटेंशन होगी इसका मतलब हम सेक्शन 34 में फॉल कर गए। लेकिन यहाँ हमारी कॉमन इंटेंशन नहीं है, हमारी लाइक इंटेंशन है, हमें नॉलेज है, हमारी इंटेंशन भी है, बट इंडिविजुअल एक्ट्स हम कर रहे हैं, तो यहाँ 35 अप्लाई हो जाएगा। कह रहा है कि सेक्शन 34 में ये प्रूव करने की ज़रूरत नहीं है कि इंटेंशन और नॉलेज थी या नहीं थी। सेक्शन 34 में मान लो 5 लोग हैं, पाँचों बंदूक लेके जा रहे हैं, तो ये प्रूव नहीं करना कि इनकी नॉलेज थी कि भाई इन व्यक्तियों को नॉलेज थी कि भाई इस गन से मर्डर हो जाएगा। उनको तो ऑटोमेटिक पता है, जब गन लेके जा रहे हैं हमें पता है कि गन से क्या कंसिक्वेंसेस होने हैं, तो उस मामले में आपको कुछ भी प्रूव नहीं करना पड़ेगा। बट 35 में ये रिबट किया जा सकता है, इस बात को प्रूव करना पड़ सकता है कि जो क्रिमिनल इंटेंशन और नॉलेज थी हर एक व्यक्ति की अलग अलग थी, और हर एक व्यक्ति की पर्सनल नॉलेज थी और पर्सनल इंटेंशन थी, वो साबित करना पड़ सकता है अगर रिबट किया जाता है। रिबट का मतलब जब सामने वाली पार्टी विरोध करे कि यहाँ तो जी लाइक इंटेंशन थी ही नहीं, तब जो है प्रोसिक्यूशन को प्रूव करना पड़ सकता है। बट 34 में किसी भी कंडीशन में, पहली बात तो रिबट होगा ही नहीं, और रिबट हो भी जाता है तब भी किसी भी कंडीशन में जो रिबट ही नहीं होगा। रिबट हो गया तो फिर तो प्रूव करना ही पड़ेगा, रिबट नहीं होगा और प्रोसिक्यूशन को ये प्रूव करने की ज़रूरत नहीं है कि वहाँ उन दोनों की कॉमन इंटेंशन थी या उनको व्यक्तिगत नॉलेज थी, इंडिविजुअल नॉलेज थी या इंटेंशन थी, कुछ भी उन्हें प्रूव नहीं करना पड़ता। लाइबिलिटी है जो सेक्शन 34 की कॉमन इंटेंशन की, और 35 में सिर्फ उस हर एक व्यक्ति के, हर एक एक्यूज की नॉलेज और इंटेंशन पर ही डिपेंड करेगा। फिर बात आ रही है 36 पार्टली की बात करता है, और 37 में कोऑपरेशन है। कोऑपरेशन मतलब सहयोग। 36 कहता है कि इफेक्ट कॉज पार्टली बाय एक्ट और पार्टली बाय ओमिशन, कि मान लो किसी व्यक्ति की डेथ हमें कॉज करनी है, हमने उसकी डेथ कॉज करने के लिए साथ में तो कोई एक्ट भी किया और साथ में हमने ओमिशन कर दिया। ओमिशन का मतलब जो एक्ट हमें करना चाहिए था हमने वो भी नहीं किया,
तो उस दोनों तरीके से जो अगर किसी की डेथ कॉज हो जाती है या किसी के साथ कोई क्रिमिनल एक्टिविटी होती है तो वो भी लाइबल होगा। वेयर एवर, जहाँ कहीं भी, द कॉजिंग ऑफ ए सर्टन इफेक्ट, कोई भी सर्टन इफेक्ट है, कोई भी विशेष कोई एक्टिविटी करी गई है उसका कोज, या अटेम्प्ट टू कोज, या उसको अटेम्प्ट किया गया है, या कोई ऐसा एक्ट किया गया है और ओमिशन की तरह कि कोई एक इफेक्ट पड़ा है किसी के ऊपर, या मान लो कोई क्रिमिनल एक्ट है उसको कोज किया या उसको अटेम्प्ट किया, और कैसे किया, एक्ट से किया या ओमिशन से किया, या तो एक्ट किया कोई या ओमिशन किया, तो वो एक ऑफेंस होगा। और वो यही समझा जाएगा कि जो कोजिंग ऑफ दैट इफेक्ट है, कि जो उसने वो एक्ट किया है वो आधा तो उसके एक्ट करने से हुआ है और आधा ओमिशन से हुआ है। एक्ट और ओमिशन जो है, जब एक्ट की बात आती है उसमें ओमिशन इंक्लूड होता है। एग्जाम्पल देख लीजिए, ए ने इंटेंशनली जेड की डेथ कोज कर दी। एक तो उसे भूखा रखा और दूसरा उसे पीटा। भूखा रखना क्या है, ओमिशन है, ओमिशन किया, उसे भूखा रखा, और पीटना क्या है, एक्ट किया। तो इस तरीके से उसका मर्डर हो जाता है, तो वो इक्वली लाइबल होगा सेक्शन 36 के अंदर। अब बात आती है कोऑपरेशन बाय डूइंग वन ऑफ सेवरल एक्ट्स कंस्टिट्यूटिंग एन ऑफेंस। कोऑपरेशन बाय डूइंग, कोऑपरेशन बाय डूइंग का मतलब है कि एक से ज़्यादा एक्ट को कंस्टिट्यूट करके एक ऑफेंस किया गया और सभी का उसमें सहयोग था। व्हेन एन ऑफेंस इज कमिटेड बाय मीन्स ऑफ सेवरल एक्ट्स, कई एक्ट किए गए और इंटेंशनली, और ये जानते बूझते एक्ट किए गए कि इन द कमीशन ऑफ दैट ऑफेंस, कि उस एक्ट को करने में, डूइंग एनी वन ऑफ दोज एक्ट, या कोई और भी एक्ट करने में, चाहे वो अकेला एक्ट हो चाहे ज्वाइंट में किया गया हो, तो एक ऑफेंस क्रिएट होगा। यानी कि कई एक्ट करने के बाद जब कोई एक्ट होता है, जब कोई क्रिमिनल एक्ट कर दिया जाता है, तो वो जो है कोऑपरेशन हो गया अलग अलग एक्ट्स का। तो यहाँ पर कोऑपरेशन अलग अलग एक्ट्स की बात है, वो किसी एक व्यक्ति के भी अलग अलग एक्ट्स हो सकते हैं, दो या ज़्यादा व्यक्तियों के भी अलग अलग एक्ट्स हो सकते हैं। और वैसे भी 37, 36, 34 ये सारे के सारे जो दो से ज़्यादा लोगों की तो लगभग बातें बताते हैं, लेकिन कुछ हद तक ये इंटेंशन के ऊपर बेस्ड होते हैं। तो इस वजह से इसमें कोऑपरेशन की बात की गई है कि जो सेवरल एक्ट्स हैं उनके कोऑपरेशन हो और फिर कोई ऑफेंस होता हो तो सेक्शन 37 में फॉल हो जाएगा। कुछ एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। ए और बी एग्री होते हैं टू मर्डर जेड बाय सेवरली। सेवरली मतलब सेवरल, अलग कई लोगों के द्वारा, एंड एट डिफरेंट टाइम्स, अलग अलग टाइम पे। कहता है कि एग्री होते हैं, सेवरली का मतलब अलग अलग, अलग अलग किसी जेड को मर्डर तो करना है पर अलग अलग तरीके से। डिफरेंट टाइम्स गिविंग स्मॉल डोजेज ऑफ पॉइजन, यहाँ कर रहे हैं क्या है कि वो थोड़ी थोड़ी मात्रा में जहर दे रही हैं। तो सेवरल एक्ट्स हो गए, सेक्शन 37 में फॉल कर गया। ए एंड बी एडमिनिस्टर द पॉइजन अकॉर्डिंग टू द एग्रीमेंट, उन दोनों ने एग्रीमेंट किया कि हम जेड का मर्डर तो करेंगे बट हम छोटी छोटी डोजेज देते रहेंगे उसे, किस चीज़ की, पॉइजन की। और जेड जो है डाई हो गया उन डोजेज से और जो उसे दी गई। यहाँ ए और बी जो है इंटेंशनली एक दूसरे को कोऑपरेट किया और कोऑपरेशन हो गया मर्डर के लिए। एंड एज ईच ऑफ देम डज एन एक्ट बाय विच द डेथ इज कॉज्ड, और हर एक की एक्टिविटी से ही उसकी मौत होती है, डेथ होती है, तो दोनों को गिल्टी करार दिया जाएगा, हालांकि दोनों ने सेपरेट एक्ट्स किए थे। ए और बी जो है ज्वाइंट जेलर हैं वो दोनों, और उनको जेड का चार्ज मिला हुआ जो एक प्रिजनर है, और वो बार बार क्या करते हैं, 6-6 घंटे पर ड्यूटी है। ए और बी की इंटेंशन है कि हमें जेड को मारना है। इस बात का जानते हुए दोनों एक दूसरे को कोऑपरेट करते हैं। इलीगल ओमिटिंग, ओमिटिंग का मतलब ओमिशन करते हैं, किस चीज़ का ओमिशन करते हैं, ईच ड्यूरिंग द टाइम ऑफ अटेंडेंस टू फर्निश जेड विज सप्लाई टू देम फॉर दैट पर्पज़, कि जब 6 घंटे एक की ड्यूटी है जेलर की, 6 घंटे दूसरे की, तो पहले 6 घंटे में जब पहले जेलर की ड्यूटी तो वो उस जेड को भूखा रखेंगे और बाद वाले 6 घंटे में दूसरा जेलर भूखा रखेगा। इसकी यानी कि पूरा दिन जेड जो है भूखा ही होगा। तो अगर भूख से वो जेड मर जाता है तो ए और बी जो है मर्डर के लिए लाइबल माने जाएंगे। ए जो एक जेलर है, उसके पास जेड का चार्ज है प्रिजनर, तो वही चीज़ है कि ओमिट कर देता है, उसको भोजन सप्लाई नहीं करता और जेड रिड्यूस स्ट्रेंथ, उस जेड की ताकत कम हो जाती है, भूख की वजह से उसकी डेथ हो जाती है। ए को उसके ऑफिस से, नौकरी से डिसमिस किया जाता है और बी जो उसकी जगह आ जाता है। बी जो है बिना किसी कोल्यूजन के मतलब मिली भक्ति के विद ए इलीगली ओमिट्स, और वह क्या करता है, जेड को भोजन देना मना कर देता है, इनकी इलीगली भोजन नहीं देता, और ये जानते हुए कि इससे क्या जेड की डेथ हो सकती है, तो जेड यहाँ पर भूख से मर जाएगा। बी इज़ गिल्टी ऑफ मर्डर, बी जो मर्डर के लिए गिल्टी हो जाएगा क्योंकि उसने ए जो कोऑपरेशन नहीं दिया था। ए इज़ गिल्टी ओनली अटेम्प्ट टू कमिट मर्डर,
और यहाँ ए जो है वो अटेम्प्ट टू कमिट मर्डर के लिए, यानी कि दोनों ने सेपरेट एक्ट किया है, दोनों का कोऑपरेशन नहीं है, तो दोनों को अलग अलग एक्ट के लिए लायबल माना जाएगा। डिफरेंस 34 और 37 का क्या डिफरेंस है? 37 बात कर रहा है कॉमन इंटेंशन की और 37 जो बात कर रहा है इंटेंशनल कोऑपरेशन की। यहाँ तो कॉमन इंटेंशन है स्टार्टिंग में ही, जब किसी एक्ट को करने जाते हैं तो उनका एक मीटिंग ऑफ माइंड है, बट 37 कहता है कि उनकी इंटेंशन है कि वो एक दूसरे को कोऑपरेट करके ही किसी एक्ट को करते हैं और उस एक्ट की वजह से किसी दूसरे को कोई लॉस होता है या मर्डर होता है या अटेम्प्ट होता है, तो इस मामले में वो सिंगली और जॉइंटली लायबल ठहराए जाएंगे 37 में, और 34 में इक्वली लायबल ठहराए जाएंगे। नाउ इफ़ इंटेंशनल कोऑपरेशन में नॉट बी द सेम, अगर इंटेंशनल कोऑपरेशन जो है वो कॉमन इंटेंशन के जैसा नहीं है तो ये माना जाएगा कि दोनों ने जो एक्ट किए थे वो अपनी खुद की सोच से किए थे, बिना इंटेंशन को शेयर किए हुए उन्होंने एक्ट किया, तो जो अलग अलग चीज़ों के लिए लायबल माने जाएंगे। तो इस तरीके से आज का ये हमारा कंसेप्ट जो है कॉमन इंटेंशन के रिगार्डिंग कंप्लीट हो चुका है। और आपको अगर इससे किसी प्रकार का कोई इशू है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। आप बार बार रिवीजन करते रहिए, क्योंकि जब आप रिवीजन करते हो ना किसी चीज़ की, मैं कम से कम एक लेक्चर में कम से कम 3 या 4 बार ये बात कहती हूँ कि रिवीजन कर लें, रिवीजन कर लें, और रिवीजन करना भी चाहिए। और जो पिछला आपने रिवाइज अगर नहीं किया है तो आप पिछले वीडियो देख के भी अपना रिवीजन कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप अपनी अच्छे से प्रिपरेशन कर सकते हैं। भाई हमारे पास कोई एग्ज़ाम नहीं है, नियर बाय कोई एग्ज़ाम नहीं आ रहा है, तो हम जो है कछुए की चाल से चल के फटाफट सिलेबस को कंप्लीट भी कर रहे हैं, जिससे क्या है कि हमारे एग्ज़ाम में हमें काफ़ी हेल्प भी मिलेगी। आई होप आपको मेरा आज का वीडियो पसंद आया होगा, मेरा लेक्चर पसंद आया होगा। अगर आपको मेरा आज का वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ आप मेरे वीडियो को लाइक कीजिए। अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हो और फर्स्ट टाइम इस वीडियो को देख रहे हो तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आपको लगता है कि ये वीडियो शेयर करने लायक है तो आप अपने फ्रेंड्स में इसे शेयर कीजिए, और आप रिवीजन भी करते रहिए, क्योंकि कॉमन इंटेंशन बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। प्री और मेन दोनों में इसके रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं, LLB के एग्जाम में भी इससे रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं। तो IPC का हर एक टॉपिक जो मैं आपको करवाऊंगी वो सारा का सारा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट होगा और मेरा जी जान लगाकर मैं उसको कवर करवाऊंगी। कोरोना के इस काल में आप अपना ध्यान रखिए, हैंड सैनिटाइजर का यूज कीजिए, घर से बाहर कम से कम जाइए, स्टे होम, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।